नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली के अंदर केदार योग कैसे बनता है और केदार योग का फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर केदार योग कैसे बनता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 4 भाव के अंदर बैठे हो तो केदार योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। केदार योग के भी 2 अलग अलग विभाजन किए गए हैं। एक है उत्तम कक्षा का केदार योग, दूसरा है मध्यम कक्षा का केदार योग। अभी हम लोग जानेंगे कि उत्तम कक्षा का केदार योग कैसे बनता है। तो उसके 2 अलग अलग सूत्र हैं, वो दोनों सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला सूत्र, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण ये दोनों को मिला के कोई भी 4 भाव के अंदर बैठे हो तो उत्तम कक्षा का केदार योग बनता है। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के 4 केंद्र भाव के अंदर बैठे हो तो भी उत्तम कक्षा का केदार योग बनता है। केंद्र भाव यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव। तो 7 ग्रह कुंडली के 4 केंद्र भाव के अंदर ही बैठे हो तो उत्तम कक्षा का केदार योग बनता है। अभी हम आते हैं मध्यम कक्षा का केदार योग कैसे बनता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह जन्म कुंडली के अंदर तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें इन 4 भाव के अंदर ही बैठे हो तो मध्यम कक्षा का केदार योग निर्माण होता है। अभी मैं आपको और भी कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी है, जिसके अंदर मुख्यतः आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए भृगु संहिता। ये जो भृगु संहिता किताब है ये ज्योतिष शास्त्र की बहुत ही गहन किताब है। इसके अंदर ज्योतिष का बहुत ही गहन ज्ञान दिया है। ज्योतिष के काफी सारे सूत्र इसमें दिए हैं जो बहुत ही सटीक है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अगर मौका मिला तो एक बार भृगु संहिता किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। इसके अंदर ज्योतिष के बहुत सारे सटीक सूत्र दिए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है किताब है जातक पारिजातक। ये भी ज्योतिष की एक बहुत ही उम्दा किताब है। इसके अंदर ज्योतिष के बहुत ही गहन सूत्र दिए गए हैं। अगर ये किताब एक बार पढ़ ली जाए और इसके सूत्र याद कर लिए जाए तो एक व्यक्ति एक बहुत अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे नारायण दास श्रीमाली की किताबें हैं, जिसका नाम है योग दीपिका और दूसरा है योग चंद्रिका। तो ये जो किताबें हैं इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे नियम पढ़े हैं और इन किताबों के अंदर भी ये सारे नियम दिए गए हैं। तो अभी हम लोग और गहनता में जाएंगे कि केदार योग कैसे बनता है, वो मैं आपको बोर्ड पे बताना चाहूंगा और उसका फलादेश क्या होता है वो भी बताना चाहूंगा। तो आइए गहराई से जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले सूत्र कहा था कि जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह, कुछ ग्रह केंद्र में बैठे हो और कुछ ग्रह त्रिकोण में बैठे हो, यानी कि 7 ग्रह कोई भी 4 भाव के अंदर बैठे हो, फिर उसमें केंद्र भी हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकता है, तो उत्तम कक्षा का केदार योग बनता है। और दूसरा मैंने नियम क्या कहा था, दूसरा सूत्र क्या कहा था कि जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह सिर्फ 4 केंद्र भाव में बैठे हो तो भी उत्तम कक्षा का केदार योग बनता है। अभी हम लोग जानेंगे कि इसका फलादेश क्या होता है, वो सुनिए। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का केदार योग बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान,
गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी लोग होते हैं। और इनमें खास बात जो मैंने देखी है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनकी भी कुंडली के अंदर केदार योग होता है, ऐसे व्यक्तियों को खेती के कार्य से बहुत लाभ होता है, अर्थात कृषि कार्य के अंदर इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की कुंडली के अंदर भी मैंने केदार योग देखा है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने पसंदीदा कार्य के अंदर जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पसंद का बिजनेस करना चाहता हो, अपने पसंद के प्रोफेशन में जाना चाहता हो, कोई कला क्षेत्र के अंदर जाना चाहता हो, तो उन्हें कम समय के अंदर बहुत ऊंचाइयां हासिल होती है और उन्हें दुनिया के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 4 भाव में बैठे हो और उसमें भी अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो उत्तम कक्षा का केदार योग होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के सभी सभ्यों की आर्थिक दृष्टि से सहायता करते हैं, अपने कुटुंब के सभी मेंबरों की आर्थिक दृष्टि से मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे स्वभाव के वजह से, अपने अच्छे कार्यों के वजह से अपने कुटुंब का नाम रोशन करते हैं, अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। जिसकी भी कुंडली में केदार योग होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति की तर्क बुद्धि बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। जिनकी भी कुंडली में केदार योग बनता है, ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, कूटनीति, रणनीति और चाणक्य नीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। मैंने जो मेरे 27 साल के अनुभव में देखा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनकी भी कुंडली में केदार योग होता है, अगर वो व्यक्ति जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर धनवान, यशवान बनता है। अगर ऐसे व्यक्ति खेती करते हो तो खेती के अंदर अनाज, फल, भाजी ये सब उगाने से भी उन्हें बहुत लाभ होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति व्यापारी बने तो कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे मध्यम कक्षा का केदार योग कैसे बनता है। तो देखिए, अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें इन 4 भाव के अंदर ही बैठे हो तो मध्यम कक्षा का केदार योग बनता है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर मध्यम कक्षा का केदार योग बनता है, ये भी एक प्रकार का राजयोगी होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर मान लो 3 त्रिक भाव के अंदर ही ग्रह आ जाए तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी निर्माण होता है। और विपरीत राजयोग का सूत्र क्या कहता है कि त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठे हो तो विपरीत राजयोग बनता है। जैसे कि मान लो 6वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। 8वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। 12वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। तो अगर त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठे हो तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग निर्माण होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं वो भी सुन लीजिए। तो जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर तीसरे, 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, खुददार, मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान, साहसिक कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं, बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। मैंने जो 27 साल में देखा है वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जिनकी भी कुंडली के अंदर 7 ग्रह अगर 6वें, 8वें, 12वें, तीसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाए
तो उनका भाग्योदय होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति विदेश में जाए तो बहुत ही सुख समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर 7 ग्रह तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में हो और ऐसे व्यक्ति अगर शेयर बाजार का काम करें तो वो बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर साहसिक कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत नामना मिलती है, जैसे कि नेवी, आर्मी, मिलिट्री, फौज, ये सब कार्यों में भी सफलता मिलती है। मैंने सर्जन डॉक्टरों की कुंडली के अंदर भी मध्यम कक्षा का ये केदार योग देखा हुआ है, या फिर जो जासूस होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं और जो सुरक्षा क्षेत्र से कनेक्टेड कार्य करते हो, उनकी कुंडली के अंदर अगर ये योग आ जाए तो उन्हें एक दिन कहीं ना कहीं मान सम्मान, अवार्ड, रिवॉर्ड भी प्राप्त होता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिसकी भी कुंडली के अंदर मध्यम कक्षा का केदार योग बनता है तो उनमें और कौन सी क्वालिटी होती है, तो वो लोग एक अच्छे समाज सेवक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे की रक्षा सुरक्षा से कनेक्टेड काम करे तो लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर लोगों की तंदुरुस्ती से कनेक्टेड कोई काम करे तो उन्हें फायदा होता है, जैसे कि जिम खाना, एरोबिक, जुम्बा क्लासेस, कराटे क्लासेस, बॉक्सिंग क्लासेस, ऐसे कोई क्लासेस करे जैसे कि क्रिकेट सिखाते हैं, तो उन लोगों को भी बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जब भी हम लोगों को ऐसे सब योग देखने होते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रह युद्ध। अभी आप कहोगे ग्रह युद्ध क्या होता है, तो सुनिए, जब भी कुंडली के अंदर 3, 4, 5 ग्रह एक साथ बैठे हो तो हमें देखना पड़ता है कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उसके अंश क्या है, उसमें से कौन सा ग्रह अस्त का है, कौन सा ग्रह मृत अवस्था में है, कौन सा ग्रह बाल्यावस्था में है। ये सब देखने के बाद हमें निर्णय लेना होता है कि ग्रह युद्ध के अंदर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उसके बाद हमें नवमांश कुंडली के अंदर भी जाके देखना होता है कि वो ग्रह की स्थिति कैसी है। षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी हमें देखना होता है कि उसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद हाल में कौन सी महादशा अंतर्दशा चल रही है, ये सबका बड़ी बारीकी से हमें अध्ययन करना होता है। लेकिन हाँ, एक बात जो मैंने अनुभव किया है वो आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर कोई भी 4 भाव में बैठे हो, लेकिन अगर उसमें से राहु केतु अगर उनके साथ जुड़ जाए तो केदार योग की काफी शक्ति कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये आपके सामने कुंडली है मेष लग्न की, उसके अंदर 4 भाव के अंदर सभी ग्रह आ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए कि सुखाधिपति चंद्र 12वें भाव के अंदर केतु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक भयंकर अशुभ योग निर्माण करता है। वैसे ही दूसरा देखिए कि कर्माधिपति और लाभाधिपति बनकर शनि 6वें भाव के अंदर राहु के साथ श्रापित योग नामक अशुभ योग निर्माण करता है। तो अगर राहु केतु के वजह से कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, उसके बाद चांडाल योग, श्रापित योग, अगर ऐसे योग निर्माण होते हो तो केदार योग का जो पावर है वो कम हो जाता है और उसका उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर केदार योग बनता हो तो ये एक प्रकार का बहुत ही बड़ा राजयोग है। और जिसकी भी कुंडली में केदार योग होता है, ऐसे व्यक्ति कम मेहनत और बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं और उनको अपने कार्य की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर केदार योग के अंदर राहु केतु की वजह से कुछ खराब योग निर्माण होते हो और केदार योग का फल न मिलता हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो सुनिए, उन्हें देवादिदेव महादेव का यानी कि महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर केदार योग के अंदर उसको बरोबर फल ना मिलता हो तो उसे वेद माता गायत्री के 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम और फिर तर्पण मार्जन करना चाहिए। कोई व्यक्ति को केदार योग का बरोबर फल न मिलता हो तो उसे महालक्ष्मी के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की
कि केदार योग कैसे बनता है, उसका फलादेश क्या होता है, अगर कुंडली के अंदर केदार योग का फल न मिलता हो तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।